Hello dear student, welcome to SS Memorial Public School online classes YouTube channel. In this session I will teach you social science जो कि क्लास 8 के लिए है, जिसमें चैप्टर 4 का पार्ट 3 आज हम लोग देखेंगे। पार्ट 2 हम लोगों ने पहले कर लिया है। मतलब ये जो क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज है, हम लोगों का ब्रिटिश के समय में जो ये सब था, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने 2 लेक्चर इसमें कंप्लीट कर लिया है। ये थर्ड है, ये लेक्चर आपका मतलब समाप्त हो जाएगा, इसमें आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था जो ब्रिटिश यहाँ पे जो इंडियन इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट धीरे धीरे होने लगा है, यहाँ का जो लोग हैं वो भी यहाँ का इंडस्ट्रीज स्टैब्लिशमेंट करने लगे हैं, नए नए इंडस्ट्रीज वगैरह बनाने लगे हैं। टिस्को वगैरह जमशेदपुर में बन गया है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स वगैरह वो लोग बनाने लगे हैं। इस सब का उत्थान देख के, इस सब का डेवलपमेंट देख के ब्रिटिश सोच रहे थे जो इसको कैसे डिक्लाइन किया जाए, तो कैसे उसको डिक्लाइन किया जाए। यहाँ का इंडियन इंडस्ट्रीज को ब्रिटिश लोग डेवलप नहीं होने देना चाहते थे, तो मतलब उसके लिए नया नया स्ट्रैटेजी बनाते थे जो कैसे उसको डिक्लाइन किया जाए। अब आते हैं हम लोग दादा भाई नौरोजी पर। ये एक प्रख्यात नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी थे, इनके बारे में हम लोग बात करें। इन्होंने एक बुक लिखा था द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब ये जो बुक है द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस बुक में बेसिकली इन्होंने बताया था जो भी ब्रिटिश का राज था 150 से 200 साल के बीच में, जो भी इनका जो राज था, इन्होंने इंडिया में राज किया, कैसे इंडिया के लोगों का यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन इन्होंने किया, इंडिया के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया, यहाँ के स्ट्रक्चर को कैसे ब्रॉट डाउन कर दिया, पूरे मतलब यहाँ पे जो मतलब इसको वो गरीब देशों में इसको कैसे शामिल कर दिया इंडिया को। मतलब इंडिया जब यहाँ ये लोग आए जो थे, ब्रिटिश जब आए थे, तो इंडिया का जो मतलब ये हो रहा था, क्या बोलते हैं, वृद्धि हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, बहुत अच्छे तरीका से हो रहा था। यहाँ पे छोटे छोटे रूलर्स थे, वो अपने अपने रीजन का डेवलपमेंट अच्छे से कर रहे थे। मगर इन्होंने जब आए तो इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने बेनिफिट के लिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के संसाधनों को, यहाँ के प्रकृति को, हर एक चीज को एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बारे में इस बुक में बताया गया है जो कैसे ब्रिटिश ने यहाँ इंडिया को सबसे गरीब देशों में कैसे शामिल कर दिया। इसको सोने का चिड़िया बोला जाता था एक समय में, इसको कैसे सबसे गरीब देशों में शामिल कर दिया। यहाँ का पर कैपिटा इनकम जो था, मतलब एक आदमी के ऊपर जो इनकम था वो सबसे नीचे चला गया, वर्ल्ड के सबसे नीचे मतलब जो पर कैपिटा इनकम होता है, मतलब एक देखिए पूरे मतलब हर एक देश का अपना अपना पर कैपिटा इनकम होता है। पर कैपिटा इनकम का यही मतलब होता है जो उस देश का एक आदमी कितना पैसा कमाता है, उसका इनकम कितना है। तो वो जो था इंडिया का उस समय में सबसे लोएस्ट चला गया था, पूरे वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट चला गया था। तो इस सब के बारे में इस बुक में बताया गया है। तो देखते हैं दादा भाई नौरोजी एन एमिनेंट नेशनलिस्ट रिमार्क इन हिज बुक The Poverty and British Rule in India that there was a continuous drain of wealth from trade throughout the British rule. इन्होंने the Poverty and British Rule in India जो बुक इन्होंने लिखा था, उसमें इन्होंने बताया जो यहाँ का जो वेल्थ था, यहाँ का जो धन था, कैसे ट्रेड के थ्रू मतलब व्यापार के थ्रू ब्रिटिश लोगों ने यहाँ के धन को कैसे व्यापार के थ्रू अपने यहाँ पे ड्रेन आउट कर लिया, मतलब अपने वहां पे ले गए और यहाँ पे कैसे इसको खालीपन में छोड़ दिया गया। A major share of revenue collected from India was sent as home charge, the salary, pension and saving of British officers. जो भी यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्टेड होता था उसका मेजर पोर्शन जो था, लगभग 80 to 90% पोर्शन चला जाता था, किसमें चला जाता था, होम चार्जेस में, सैलरीज में, पेंशन में। ये सब जो था, ये सब किसके लिए था, ये सब ब्रिटिश पीपुल के लिए था, तो उनमें चला जाता था। तो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो ओरिजिन के लोग थे इंडिया के, उसको तो कुछ बेनिफिट नहीं होता था। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया वाज एक्सट्रीमली पुअर। यहाँ का जो इकोनॉमिक कंडीशन था, जो आर्थिक स्थिति था यहाँ पे इंडिया के लोगों का, वो बहुत ही दयनीय थी। इंडिया हैड द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में
में सबसे कम इसका पर कैपिटा इनकम था। देयर आल्सो रिमेन ऑफ वाइड गल्फ बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट, मतलब यहाँ पे अमीर और गरीब के बीच में बहुत बड़ी खाई इन्होंने पैदा कर दिया। द लैंडलॉर्ड्स, फैक्ट्री ओनर्स एंड ट्रेडर्स हैड एक्यूमुलेटेड अ प्लेंटी ऑफ वेल्थ while peasant craftsmen lost their livelihood owing to the emergence of modern industries and competition from the foreign goods। अब देखिए यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स जो थे, जो जमींदार थे, यहाँ के जो क्या बोलते हैं फैक्ट्रीज ओनर थे, इंडस्ट्रीज का जो ओनर था या ट्रेडर्स वगैरह थे, तो इनके पास बहुत ज्यादा धन जमा हो गया है। जबकि यहाँ के जो मतलब किसान लोग थे, जो लेबर क्लास के लोग थे, वो और ज्यादा यहाँ पे गरीब होते चले गए, वो और ज्यादा यहाँ पे मतलब उनका जो स्थिति था वो और ज्यादा खराब होते चला गया। द पीजेंट सफर्ड अंडर हैवी टैक्सेस एंड पॉलिसी। अब जो यहाँ के किसानों पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया जाता था, यहाँ के किसान पे बहुत ज्यादा खराब मतलब दयनीय, जो उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत मतलब यहाँ का जो नीति था वो बहुत खराब था इनके लिए। लो वेज वेयर पेड टू द फैक्ट्री वर्कर्स, यहाँ के जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उनको बहुत कम पैसा दिया जाता था और बहुत ज्यादा मतलब उनका जो ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग आवर था वो बहुत ज्यादा था, यहाँ का 14-15 घंटा हुआ करता था। दे हैड टू वर्क लॉन्ग आवर इन पुअर कंडीशन, बहुत दयनीय स्थिति में उनको काम करना पड़ता था, बहुत लंबे समय तक के लिए काम करना पड़ता था। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है, इंडियन टेक्सटाइल के बारे में बताया गया। इंडिया का जो टेक्सटाइल था यहाँ पे इनके आने से पहले, ब्रिटिश के आने से पहले बहुत ही फ्लरिश हो रहा था, बहुत ही अच्छा से इसका समृद्धि हो रहा था, मतलब फल फूल बहुत अच्छे तरीका से। क्योंकि यहाँ पे जो था इंडिया का जो रीजन है वो ज्योग्राफिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह हो गया, तो यहाँ पे जो कपड़ा बनता था, वहां पे जो मतलब ऊनी कपड़ा बनता था वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होता था और उसको मतलब ट्रेड के रूप में यूरोपियन कंट्री में भेजा जाता था, या नहीं तो इंडिया में ही उसको एक दूसरे से ट्रेड किया जाता था। इधर सिल्क वगैरह का भी यहाँ पे कपड़ा बनता था, कपास वगैरह का यहाँ पे खेती होता था, उससे कपड़ा बनता था। तो यहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो पहले से ही डेवलप था, शुरू से ही डेवलप था। यहाँ पे दरी वगैरह जो बनाई जाती थी वो वर्ल्ड फेमस दरी वगैरह बनाई जाती थी, जो कारपेट वगैरह बनता था वो वर्ल्ड फेमस कारपेट वगैरह बनता था। तो जब ये ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मतलब ब्रेक डाउन करना स्टार्ट किया, वहां उस पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और उसको धीरे धीरे जो मतलब ब्रिटिश लोग नहीं आए थे तो यहाँ पे कारीगर लोग मतलब अपने हाथ से बुन के हर एक चीज को बनाया करते थे। कोई भी चीज बनाते थे, जो भी वस्तुएं बनाते थे वो हाथ से बनाया करते थे, ढांचे से बनाया करते थे। मगर अब ये लोग आ गए हैं, अब ये नया उपकरण लेके आ गए हैं, नए क्या बोलते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह यहाँ पे आ गए हैं। तो धीरे धीरे जो यहाँ पे जो ओरिजिनल टेक्सटाइल था उसको धीरे धीरे मतलब ब्रेक डाउन करना स्टार्ट किए और इन्होंने अपने तरह का टेक्सटाइल यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो देखते हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या क्या होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कंस्टिट्यूट अ मेजर कंपोनेंट इन इंडियन हिस्ट्री ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब आज से नहीं हजारों साल से हम लोगों का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो हजारों साल से है। मतलब हम लोगों के पूर्वज को भी कपड़ा बनाने का नॉलेज था। आज जो हम लोग देख रहे हैं जो कपड़ा बनाने की मशीन जो है वो बेसिकली हम लोगों के जो पूर्वज जो कपड़ा बनाते थे वो जो लकड़ियों के सांचे से कपड़ा बनाते थे, तो उस वही मेथड है, बेसिक मेथड वही है, उसी को डेवलप करके नया उपकरण बनाया गया है जिससे कपड़ा बनता है, जिससे कपड़ा बुना जाता है। तो मतलब हम लोग बहुत ही समृद्ध थे, हम लोग बहुत ही डेवलप थे इस कपड़े के इंडस्ट्रीज के मामले में। देयर इज ए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फ्रॉम मोहनजोदारो व्हिच एस्टैब्लिश दैट dyes were being used in the subcontinent from at least the second millennium BC। अब देखिए मोहनजोदारो आज से हजारों साल पहले का बात हो रहा है। मोहनजोदारो हम लोगों का जो सिविलाइजेशन था, जहाँ पे पहली सभ्यता मिली थी, उस टाइम में भी डाई वगैरह का यूज किया जाता था। कपड़े के रंग, कपड़े के जो भी कपड़ा वगैरह होता था उसको रंगने के लिए इंडिगो वगैरह का यूज किया जाता था।
इसका ये मतलब था कि उस टाइम में कपड़ा वगैरह बनता था, तो आज से हजारों साल पहले का बात हो रहा है। मिलेनियम मतलब होता है सहस्त्राब्दी, मतलब 1000 साल का जो समय होता है उसका मिलेनियम बोला जाता है। तो 2 मिलेनियम मतलब 2000 साल पहले का बात ये हो रहा है। अभी जो मोहनजोदड़ो वाला बात हो रहा है ये 2000 साल पहले का बात हो रहा है। तो उस समय में ये सब चीज था। It was Marco Polo who recorded that Indian textile used to export to China and South Asia from Andhra Pradesh and तमिलनाडु। एक थे ट्रैवलर थे मार्को पोलो, उन्होंने अपने किताब में ये वर्णन किया था। उन्होंने बताया था जो इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो वेल डेवलप था और वो एक्सपोर्ट किया करते थे, ना कि इंडिया विद इन इंडिया किया करते थे, मतलब फॉरेन वगैरह में भी एक्सपोर्ट किया करते थे। और फॉरेन चाइना में किया करते थे, साउथ ईस्ट एशिया में किया करते थे। कहाँ से किया करते थे? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये जो 2 स्टेट था वहां से मतलब कपड़े का निर्यात हुआ करता था। बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट रिवील दैट वूलन कारपेट वेयर नॉन इन इंडिया एज अर्ली एज 1500 BC। अब देखिए बुद्धिस्ट मतलब जो एक ये था बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट जो है मतलब बौद्धिक लिपि जो है उसमें ये वर्णन किया गया है जो मतलब वूलन कारपेट जो ऊनी दरी वगैरह जो है वो 500 BC से बनाया जा रहा था। मतलब BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब आज जो हम लोग 2000 चल रहा है हम लोगों का 2000 मतलब ये चल रहा है 2020, इससे भी मतलब 2500 साल पहले का बात हो रहा है। 2500 साल पहले भी वूलन कारपेट बनाया जाता था यहाँ पे। Indian carpet were manufactured during the Mughal period, which are still prized today। अब देखिए जो मुगल पीरियड वगैरह में जो बनता था इंडियन कारपेट वो अभी भी बेस्ट कीमती है। Hence, above fact describe that very early time India developed its textile industry with the world class manufacturing technology। अब देखिए ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलता है जो बहुत लंबे समय से, बहुत पुराने समय में ही इंडिया का टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री था वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो गया था और टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप हो गया था। ऐसे नहीं जो मतलब हाथ से ही हो रहा था, धीरे धीरे वो मतलब कपड़ा बुनने का मशीन वगैरह भी बनाने लगे थे। कपड़ा काटने वाला जो होता है, धागा काटने वाला जो चरखा वगैरह, वो एक तरह का मशीन हुआ करता था, तो वो सभी बना लिए थे इंडिया। बिफोर द कॉलोनाइजेशन स्मॉल इंडिया मैनुअली ऑपरेटेड टेक्सटाइल मशीन वर सर्व्ड एज द model for production of first machine is newly industrialized British। अब देखिए ब्रिटिश के आने से पहले यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कपड़ा बनता था तो वो जिस मशीन में बनाया जाता है, जैसे चरखा वगैरह में उस टाइम में बनाया जाता था, लकड़ी का स्ट्रक्चर हुआ करता था उस समय बनाया जाता था। तो वो जो स्ट्रक्चर हुआ था उसी स्ट्रक्चर को देख के यहाँ पे नया जो उसको मतलब वो बेसिक कॉन्सेप्ट वही था, वही स्ट्रक्चर था बेसिक कॉन्सेप्ट, बस उसको मेटल के फॉर्म में और थोड़ा सा नया टेक्निक बना के नया यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्थापना किया गया। इंडियन हिस्टोरिकली प्लेड अ ग्रेट रोल इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन आइटम्स फ्रॉम वेल्थ इन नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज से इंडिया जो मतलब कपड़े का निर्माण किया करते थे, इंडियंस जो कपड़े का निर्माण किया करते थे वो बहुत लंबे समय से किया करते थे। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सिल्क, cotton, jute found in various parts of India like Dhaka, Murshidabad, Banaras, Lucknow, etc. were the major production center of textile। यहाँ पे टेक्सटाइल का जो मतलब प्रोडक्शन होता था ये मेजर सेंटर था। कौन कौन सा था? ढाका था। उस टाइम में ढाका जो बांग्लादेश में है वो सब इंडिया का पार्ट हुआ करता था पहले। तो ढाका, मुर्शिदाबाद, बनारस इस सब में मतलब कपड़ा बहुत ही बड़े पैमाने पर बनाया जाता था। The glorious textile part of India was put to an end by colonization। अब जो यहाँ पे ब्रिटिश का आगमन हुआ तो धीरे धीरे, मैंने पहले ही आपको बताया था, धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, जो इंडिया का ओरिजिनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको मतलब ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दिया, उसको डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया। द ब्रिटिश वेर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे कुड नॉट कम्पीट विद इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंसीडरिंग इट्स क्वालिटी। ब्रिटिश ये जानते थे जो इंडिया का जो टेक्सटाइल का क्वालिटी है, जो कपड़े का क्वालिटी है
उतना अच्छा क्वालिटी हम नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए while all the nation in the world was busy with getting the themselves industrialized by 1880, the textile industry was destroyed and Indian domestic market was almost dominated by British manufacturer। ये सब मतलब वो जानते थे कि यहाँ पे हम लोग compete नहीं कर पा रहे हैं, इसके क्वालिटी को compete नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के इंडस्ट्रीज को डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया और अपना प्रभुत्व कायम करना स्टार्ट कर दिया। और 1880 तक आते आते लगभग यहाँ पे बहुत बड़े एरिया में इन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया था। They once enjoyed the status of world leader in textile export in order to ensure the smooth entry of British goods in India market. The tariffs were imposed while Indian goods were kept आउट ऑफ ब्रिटेन मार्केट। अब देखिए यहाँ पे जो गुड्स बनता था, इंडिया में जो गुड्स बनता था, इसको मतलब बनाता कौन था? अब ब्रिटिश बना रहे थे। अब ब्रिटिश बना रहे थे और यहाँ पे जो लोग थे उनको ब्रिटिश का जो प्रोडक्ट बनता था उसको लेने में कठिनाइयां होती थी। कठिनाइयां इसलिए होती थी कि वो नहीं चाहते थे जो ब्रिटिश का हम कोई भी प्रोडक्ट मतलब यूज करें। अगर वो यूज करते तो उससे जो पैसा रेवेन्यू जनरेट होता वो अल्टीमेटली ब्रिटिश के पास जाता और ब्रिटिश फिर से यहाँ पे अपना और अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता, इसीलिए वो नहीं लेना चाहते थे। मगर इन्होंने क्या किया, वो जो प्रोडक्ट्स बनता था उसको और चीप कर दिया। तो देखिए जब बहुत ज्यादा चीप कर दिया मतलब उसको सस्ता कर दिया, पहले जो प्रोडक्ट 10 रुपए में मिलता था अब मान लीजिए उसका प्राइस 5 रुपए कर दिया या 7 रुपए कर दिया, तो अब लोगों की मजबूरी हो गई जो क्योंकि यहाँ पे जो पीपुल्स थे वो बहुत ही गरीब हुआ करते थे, वो उतने समृद्ध नहीं हुआ करते थे, तो वो हमेशा मतलब कम पैसा में चाहते थे जो गुजारा हो जाए, इसीलिए जो ब्रिटिश का प्रोडक्ट था वो चीप हुआ करता था और ऐसे ही चीप बना के उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे ब्रिटिश के प्रोडक्ट का आदत डलवाया। उसके बाद यहाँ के पूरे मार्केट में इन्होंने अपना एक तरह से डोमिनेशन कायम कर लिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा जो हम लोगों का जो चैप्टर था क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज का, ये इसमें हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स देखे, जिसमें देखे जो मतलब इंडियन टेक्सटाइल कैसे डेवलप हुआ, कब से चला रहा है, ब्रिटिश ने कैसे यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा जो यहाँ पे जो वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था तो उसका यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ा है, यहाँ पे कैसे नए इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई, तो इस सब चीज को हमने लोगों ने देखा। तो इसके साथ आप लोगों का ये जो चैप्टर है वो एंड होता है। इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।